अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने एडोब फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल करने का तरीका सीखा था और इस सेशन में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम फ़ोटोशॉप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसकी यूज़फुल कमांड्स कौन सी हैं। हम अपने इस कोर्स में इस पैकेज से रिलेटेड कौन कौन सी कमांड्स यूज़ करेंगे, तो हम इस सेशन में वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये एडोब फ़ोटोशॉप का इंटरफ़ेस है जो आपको सबसे पहले नज़र आता है। और अगर बाय मिस्टेक आप ये कोई भी टैब आपसे यहाँ से बंद हो जाए इस तरह से, जैसे मुख्तलिफ टैब्स हैं इनकी सेटिंग्स आगे पीछे हो जाएं या कोई यहाँ से हाइड हो जाए, कोई स्किप हो जाए, कोई क्लोज़ हो जाए, तो आप जाके इसे यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। वर्क स्पेस में आकर रीसेट इसेंशियल्स करेंगे तो वो दोबारा से आपको उसी हालत में इंटरफेस नज़र आएगा एडोब फ़ोटोशॉप पर। अच्छा, फ़ोटोशॉप में काम करने के लिए हमें एक वर्क स्पेस की ज़रूरत होती है जिसका साइज़ भी हम खुद डिफ़ाइन करते हैं। तो वो वर्क स्पेस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से फ़ाइल पर जाएंगे, यहाँ से न्यू पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर फ़ोटोशॉप ने आपको कुछ प्री सेट्स दिए होते हैं जिनके साइज़ जो हैं वो पहले से सेट होते हैं। इसी तरह ये फ़ोटो में है, इसका भी देखें साइज़ वगैरह प्री सेट है और इसी तरह ये इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं। ये फ़ोटोशॉप ने आपको प्री सेट्स कुछ दिए होते हैं, पहले से ही साइज़ इसका जो है असाइन हुआ होता है। इसी तरह ये लीगल पेज का साइज़ है, ये A4 का साइज़ है। तो मुख्तलिफ साइज़ जो हैं ये बने बनाए जो है वो आपको एडोब फ़ोटोशॉप प्रोवाइड कर देता है। प्री सेट इसे कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से लीगल को सिलेक्ट कर लेते हैं प्री सेट में से और यहाँ से हम इसे क्रिएट कर लेंगे। तो अभी देखिए हमारे पास ये एक लीगल साइज़ की जो वर्क स्पेस है वो बनकर आ गई है और अब हम जितनी भी वर्किंग करेंगे वो इसी वर्क स्पेस में करेंगे जो कि लीगल साइज़ की है। तो हम इसे अब क्लोज़ कर देते हैं। एक दो और चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से भी अपनी वर्क स्पेस का जो साइज़ है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फ़ेसबुक का कवर बनाना है तो उसके लिए हमें वर्क स्पेस चाहिए होती है। वो हम पहले चेक भी कर लेते हैं गूगल से कि फ़ेसबुक कवर का क्या साइज़ है। हम यहाँ सिंपली फ़ेसबुक कवर साइज़ लिखेंगे तो ये देखें इसने हमें ये साइज़ दे दिया, ये पिक्सेल्स में है साइज़। तो ये हमारे पास देखिए साइज़ आ गया फेसबुक कवर का 851 पिक्सेल्स ये विड्थ है और ये 315 पिक्सेल्स ये हाइट है। हमारे पास जहाँ भी साइज़ दिया गया होगा इस तरह से वो पहले हमारी विड्थ आती है और उसके बाद फिर हाइट आती है। यानी यहाँ 851 विड्थ है और 315 जो है वो हाइट है। हम इसे एज इट इज़ यहाँ पर साइज़ में एंटर कर देंगे। एट 51 और हाइट 315 यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे। तो देखें एडोब फ़ोटोशॉप ने हमें उस साइज़ का एक वर्क स्पेस प्रोवाइड कर दी है जो हमने उसे एंटर किया था वहाँ से डिटेल्स में। तो यह फेसबुक के कवर का ये वर्क स्पेस है। हम जो भी डिज़ाइन करेंगे वो इसी वर्क स्पेस में करेंगे और ये अब फेसबुक का कवर बन जाएगा। यानी इसी तरह जब हम सेव भी करेंगे तो सिर्फ इतनी वर्क स्पेस की जो इमेज है वही सेव होगी जो हम अपनी वर्क स्पेस में यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह हम कुछ और सेटिंग्स भी देख लेते हैं। इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ आप देखें हमारे पास जो डायमेंशन है वो पिक्सेल्स में सिलेक्ट हुई है। कुछ और भी डायमेंशंस होती हैं लेकिन यहाँ हमारे पास पिक्सेल्स में सिलेक्ट हुई है। और मैं आपको बताता चलूँ कि हम डिजिटली जितना भी काम करेंगे, कोई वेबसाइट का बैनर बनाना हो या कोई लोगो बनाना हो, कोई प्रोडक्ट इमेज वगैरह हो, उसका जो भी मतलब हम अपनी वेबसाइट या फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए जितनी भी इमेजेस या जो भी हम क्रिएट करेंगे वो हम पिक्सेल्स की डायमेंशन के साथ ही करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम प्रिंटिंग के काम के लिए पिक्सेल्स की डायमेंशन यूज़ नहीं करते, कोई और डिमेंशंस होती हैं। मिसाल के तौर पर हमने अगर विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाना है तो वो हम दोबारा से ऐसे गूगल से उसका साइज़ ले लेंगे। विजिटिंग कार्ड साइज़ आप लिखेंगे तो ये देखें इसने हमें यहाँ पर साइज़ उसका प्रोवाइड कर दिया। तो देखें गूगल हमें विजिटिंग कार्ड का जो साइज़ दिखा रहा है वो 3.5/2 है। यानी 3.5 इसमें हमारे कार्ड की विड्थ होगी और 2 जो है वो उसकी हाइट होगी। तो यहाँ पर हम वापस फ़ोटोशॉप में आएंगे तो हम यहाँ से इसकी डायमेंशन जो है वो चेंज करेंगे क्योंकि हमें साइज़ जो दिया गया है वो इंचज़ में दिया गया है और हम जब अब वर्क स्पेस बनाएंगे तो उसके मुताबिक हम इंचज़ में कर लेंगे। यहाँ पे अब हम इसका साइज़ कर देते हैं चेंज।
तो ये विड्थ हमारे पास इसकी 3.5 थी और हाइट जो है वो 2 थी। मैं आपको फिर बताता चलूँ कि ये हमारे पास जो फर्स्ट प्लेस पे जो साइज़ में आता है वो विड्थ होती है और ये सेकंड प्लेस होती है वो हाइट होती है। और इसी तरह यहाँ भी हमारे पास फर्स्ट प्लेस विड्थ की है, सेकंड प्लेस हाइट की है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब भी आप साइज़ वगैरह कोई चेक करेंगे गूगल से, तो ये जो चीज़ होती है ये इसे हम प्राइम सिंबल कहते हैं। अगर यहाँ 2 प्राइम सिंबल्स होंगे तो इसका मतलब है कि जो साइज़ हमें दिया गया ये इंचज़ में दिया गया, और अगर यहाँ पर एक प्राइम सिंबल होगा तो उसका मतलब ये है कि जो साइज़ हमें दिया गया ये फीट में है। इस टाइम 2 प्राइम सिंबल्स हैं तो इसका मतलब है हमारे पास जो साइज़ हमें गूगल प्रोवाइड कर रहा है, जो दिखा रहा है वो इंचज़ में है, तो हम यहाँ पर भी इंचज़ की डायमेंशन के साथ साइज़ एंटर करेंगे। अच्छा, इसके बाद ही हमारे पास रेजोल्यूशन है। अगर हम कोई डिजिटल वर्क कर रहे हैं यानी फेसबुक कवर है या कोई ऐसे लोगो वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास रेजोल्यूशन जो है वो 72 जो है वो इनफ होती है। लेकिन अगर हम कोई प्रिंटिंग का काम करवा रहे हैं, जैसे कोई विजिटिंग कार्ड हमने प्रिंट करवाना है या कोई फ्लेक्स वगैरह करवानी है, तो वो डिपेंड करता है। मतलब विजिटिंग कार्ड हमारे पास साइज़ में छोटा होता है तो हम उसकी रेजोल्यूशन 300 कर लेंगे। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है, जैसे हमने कोई फ्लेक्स वगैरह डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए हम रेजोल्यूशन 150 कर लेते हैं ताकि हमारी जो फाइल का साइज़ है वो ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, वो ज़रा लिमिटेड ही रहे। तो अगर हम उसकी रेजोल्यूशन फ्लेक्स की भी रेजोल्यूशन 300 कर लेंगे तो फाइल का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमने उसको भी मद्देनज़र रखना है डिज़ाइन करते हुए। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कलर मोड है। इसमें भी मुख्तलिफ मोड्स होते हैं लेकिन हम RGB कलर ही यूज़ करते हैं। RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू कलर, जितने भी हम कलर्स यहाँ पे यूज़ करेंगे वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, तो हम RGB कलर मोड यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम इसे भी 8 बिट ही रखते हैं। अच्छा, इसी तरह ये बैकग्राउंड कंटेंट्स है। ये जब भी हम अपनी वर्क स्पेस बनाते हैं तो ये बैकग्राउंड कंटेंट का कलर डिफाइन करता है वो कि हमारे पास वर्क स्पेस बन रही है वो किस कलर में बन रही है। मतलब यहाँ से हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, जो भी आप कलर चाहें, तो वर्क स्पेस उस कलर की बनकर आ जाएगी। लेकिन ये बिल्ट इन वाइट होता है और रिकमेंडेड भी यही है कि इसे वाइट कलर में ही रखा जाए ताकि जो हमारे पास वर्क स्पेस आ रही है हम उसे ईज़िली यूटिलाइज़ कर सकें। तो ये वाइट कलर इसके साथ करके हम यहाँ से क्रिएट कर देंगे। अच्छा, क्रिएट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास इस टैब में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो साइज़ ही है। इसका साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि हमारे पास 2 तरह के मीडिया होते हैं, एक प्रिंट मीडिया होता है और दूसरा डिजिटल मीडिया होता है। प्रिंट मीडिया यानी विजिटिंग कार्ड वगैरह इसमें आ जाते हैं, और डिजिटल मीडिया जो है वो सारा इंटरनेट पर जो हम यूज़ करते हैं, फेसबुक कवर हो गया, लोगो वगैरह हो गया, प्रोडक्ट इमेज हो गया, तो जो भी हम डिजिटली यूज़ करते हैं वो डिजिटल मीडिया काउंट होता है। अच्छा, ये हमारे पास वर्क स्पेस आ गई है। गूगल पे हमने जो विजिटिंग कार्ड की वर्क स्पेस निकाली थी उसकी हमने डायमेंशंस वगैरह वहाँ पर एंटर करके न्यू में जाकर ये हमारे पास वर्क स्पेस आ गई है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हमने डिज़ाइन कोई खुद क्रिएट करना है, कोई वर्क स्पेस खुद क्रिएट करनी है, तो वो तो हम जाकर न्यू में जाएंगे, फाइल में जाकर न्यू में, और उसका साइज़ देकर हम वर्क स्पेस जो है वो क्रिएट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने पहले से बने हुए डिज़ाइन को या किसी इमेज को एडिट करना है तो वो फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो फाइल में आप जाएंगे और आप उस इमेज या डिज़ाइन को आप ओपन कर लेंगे। मैं उसे ओपन कर देता हूँ। अच्छा, हमने इमेज जो है वो ओपन कर ली है और हमने जिस साइज़ में ये इमेज ओपन की है फोटोशॉप ने हमें उसी साइज़ का वर्क स्पेस प्रोवाइड कर दी है। और अगर हम इस इमेज का या जो भी आप डिज़ाइन ओपन करेंगे उसका साइज़ चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इमेज में आएंगे और ये इमेज साइज़ की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इसने आपको जो भी साइज़ है उसका वो शो कर दिया कि विड्थ इसकी 1281 है, हाइट 1500 है, और डायमेंशंस वगैरह, पिक्सल्स वगैरह, जो भी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको ये शो कर देगा। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज या डिज़ाइन का ऑलरेडी जो बना हुआ है उसका साइज़ देख सकते हैं। और अगर हम किसी इमेज को किसी ख़ास साइज़ में एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसका भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि हम कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी वेबसाइट पे कोई स्क्वायर पोजीशन में इमेज लगाना चाहते हैं, स्क्वायर में किस तरह एडजस्ट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्क्वायर साइज़ की वर्क स्पेस बना लेते हैं। उसकी विड्थ और हाइट जैसे मैंने आपको बताया कि सेम होती है, तो यहाँ पर हम 1000 विड्थ में ऐड कर लेंगे और 1000 हाइट में ऐड कर लेंगे और इसे हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। ये हमारे पास देखें वर्क स्पेस जो है वो ऐड हो गई है। तो हम उसके लिए जो लोकेशन है जो इमेज की जिसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं रखी हुई थी, और इसे हम, ये वाली इमेज है, इसे हम
यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पर इसे ऐसे छोड़ देंगे। तो ये देखें, ये जो इमेज है ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर साइज़ में कन्वर्ट हो चुकी है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपने ये जो इमेज ऐड की है इसके साइज़ में अभी भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, तो आप आल्ट और शिफ्ट को दबाएंगे और ये इमेज की 4 नोड्स होती हैं। आप किसी भी एक नोड को यहाँ से जो है वो पकड़ के तो इसमें चेंजिंग कर सकते हैं साइज़ में। देखें, इक्वली इसका साइज एडजस्ट होता जाएगा, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट और आल्ट को नहीं दबाएंगे तो फिर ये देखें, ये इक्वली जो है इसका साइज़ एडजस्ट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको वर्क स्पेस की समझ आ गई होगी। जब भी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास वर्क स्पेस होना ज़रूरी है। अब हम इस इमेज को सेव करके आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से किस साइज़ में सेव हुई है। उसके लिए आप सबसे पहले फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सेव एज़ पर क्लिक करेंगे। तो देखें, आपको एक इस तरह से इंटरफेस एक शो होगा जिसमें आप नीचे फ़ाइल का नाम एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसी तरह उसके आप फॉर्मेट को भी अपडेट कर सकते हैं और आप उसके अलावा लोकेशन भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि आप अपनी इमेज को कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से डाउनलोड्स पर क्लिक कर लेता हूँ, तो मैं डाउनलोड्स में सेव करूँगा। यहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से उसका कोई नाम जो है वो लिख लेता हूँ, इमेज कर लेते हैं। इसी तरह हम यहाँ से उसका फॉर्मेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ये जेपीजी फॉर्मेट पे मैं इसे सेव कर रहा हूँ और इमेज सेव करने के लिए आप जेपीजी ही फॉर्मेट यूज़ करेंगे। और ये देखें, हमारे पास जेपीजी की और भी फाइल शो हो गई हैं क्योंकि हमने यहाँ से जेपीजी का फॉर्मेट जो है वो चूज़ किया है। तो उस फोल्डर में जितनी भी जेपीजी फॉर्मेट की फ़ाइल्स हैं वो हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। अब यहाँ से हम इसे सेव पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास ये इमेज जो है वो सेव हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये हमसे साइज़ का पूछता है हमसे साइज़, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे लार्ज फाइल पर ही ले जाएँ क्योंकि इससे क्वालिटी जो आपकी इमेज की है वो हमेशा बेहतर रहेगी और आप इसे इसी तरह से सेव कर देंगे। तो ये जो हमारी फ़ाइल है ये अब सेव हो चुकी है। अब जाकर हम दोबारा उसे देख भी लेते हैं, ओपन करते हैं। तो हमने इमेज के नाम से अपनी फ़ाइल सेव की थी। मैं आपको इसकी डायमेंशंस भी दिखा देता हूँ। ये देखें, 1000 बाय 1000 इसकी डायमेंशन है। जिस तरह से हमने वर्क स्पेस में इसे सेव किया था वही डायमेंशन यहाँ पर शो हो रही है। तो इस सेशन में हम आपको लेयर्स के बारे में बताएंगे कि हम लेयर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। लेयर्स का पैनल जो है वो हमारे पास यहाँ पर होता है। ये लेयर्स का पैनल है। इस टाइम यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है वो एक्टिव नहीं है क्योंकि अभी हमने कोई वर्क स्पेस ही क्रिएट नहीं किया हुआ। जब हम वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे तो ये ऑप्शंस भी इनेबल हो जाएंगे। और वर्क स्पेस क्रिएट करने का तरीका मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, तो हम उसी तरह से यहाँ पे वर्क स्पेस जो है वो क्रिएट कर लेंगे। ये हमने एक वर्क स्पेस बना ली है और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक बैकग्राउंड लेयर यहाँ पर ऐड हो गई है। बैकग्राउंड लेयर क्या होती है? बैकग्राउंड लेयर एक्चुअली सबसे पहली लेयर होती है जिस पे हमने काम करना होता है। और इसके अलावा जो भी हम इमेज, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड करेंगे वो हम हमेशा न्यू लेयर पर ऐड करेंगे और वो ऑब्जेक्ट ये बैकग्राउंड लेयर के हमेशा ऊपर वो लेयर आएगी। अच्छा, मैं आपको अब समझाने के लिए एक रेक्टेंगल शेप बना दूंगा। वैसे आप जितने भी टूल्स यहाँ देख रहे हैं इन्हें हम डीपली अभी स्टडी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसे किस तरह से हम यूज़ करते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप बनाकर दिखाता हूँ। तो देखें, रेक्टेंगल शेप एक बन गई है ब्लैक कलर की। ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ही है जो हमने बनाया है और आप वहाँ पर देखेंगे कि लेयर्स में एक बैकग्राउंड लेयर के ऊपर एक लेयर ऐड हो गई है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ऐड हुआ है। बैकग्राउंड लेयर हमारी वर्क स्पेस है, उसके ऊपर अब ये जो हमने ऑब्जेक्ट ऐड किया है ये एक नई लेयर बना देगा और ये बैकग्राउंड लेयर के ऊपर आएगी। अच्छा, मैं आपको मज़ीद समझाने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट टूल होता है, ये देखें टी लिखा हुआ है। यहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करता हूँ। ये देखें, हमने हेलो वर्ल्ड टाइप किया यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि ये एक और लेयर ऐड हो गई है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि ये बैकग्राउंड लेयर हमारे पास वर्क स्पेस है वो उसी तरह रहेगी और हम जो भी कोई ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे वो बैकग्राउंड लेयर के ऊपर आकर ऐड होगा सेपरेट लेयर में। और मैं आपको बताता चलूँ कि एडोब फोटोशॉप में हम जो भी काम करेंगे, मिसाल के तौर पर हम कोई इमेज ऐड करते हैं या कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं, कोई शेप ऐड करते हैं,
तो हम हमेशा वो न्यू लेयर पर बनाएंगे। हमेशा कुछ भी इस तरह से ऐड करने से पहले आप न्यू लेयर पर उसे बनाएंगे, वो आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करने में आसानी होगी। अच्छा, हम सेपरेट लेयर क्यों बनाते हैं? ताकि हम इजीली उस लेयर को एडजस्ट कर सकें। जैसे देखें, सिर्फ हेलो वर्ल्ड की लेयर यहाँ पर क्योंकि सिलेक्ट टेक्स्ट वाली लेयर जो सिलेक्ट की हुई है, तो सिर्फ वही टेक्स्ट यहाँ पर हम मूव कर रहे हैं जो कि सिलेक्ट हुआ है। तो हम यहाँ पर सेपरेटली, अब ये जैसे देखें, हमने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया है, रेक्टेंगल की लेयर, तो सिर्फ रेक्टेंगल ही यहाँ पर हम मूव कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड मूव नहीं हो रहा। इसी तरह हम सेपरेटली इसे कलर भी कर सकते हैं अलग-अलग इस लेयर को। ये देखें, ये हमने कलर इसका जो है वो ग्रे किया है। और ये कलर कैसे चेंज हुआ है, जब हम टूल्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तो हम आपको उसका भी बता देंगे कि हमने कलर किस तरह चेंज किया। अभी सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं कि लेयर्स जो बनाना अलग-अलग वो क्यों ज़रूरी है, ताकि आप इजीली सेपरेटली लेयर को एडजस्ट कर सकें, आपको उसमें किसी किस्म की मुश्किल ना हो। यानी ऐसा ना हो कि आप कलर चेंज कर रहे हैं तो वो पूरी वर्क स्पेस का कलर ही चेंज होता जा रहा है। हमने सेपरेटली इसे लेकर चलना होता है ताकि हम ज़्यादा इजीली अपनी चीज़ों को एडिट कर सकें। अच्छा, अब ये हेलो वर्ल्ड की आप लेयर देख सकते हैं। ये जो टेक्स्ट हमने क्रिएट किया था, इसका मैं कलर आपको रेड करके दिखाता हूँ। तो ये कलर हमने किस तरह चेंज किया है, ये मैं फिर आपको बताता हूँ कि हम आपको जब टूल्स अभी डिस्कस करेंगे अगले सेशन में, तो मैं आपको बताऊँगा किस तरह से हमने इसे कलर चेंज इसका किया है। फ़िलहाल हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि हम इन लेयर्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं। मतलब किसी लेयर को हम ऊपर कर सकते हैं और किसी लेयर को हम नीचे लेकर जा सकते हैं। इसी तरह देखें, ये जो हमारे पास लेयर्स हैं उसमें टेक्स्ट की लेयर क्योंकि ऊपर है, तो जो टेक्स्ट आप देखें जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है वो बॉक्स के ऊपर शो हो रहा है। और अगर ये मैं टेक्स्ट की लेयर को ये देखें नीचे सेट कर दूँगा, तो ये देखें आपको बॉक्स ऊपर शो हो रहा है और टेक्स्ट नीचे शो हो रहा है। तो लेयर्स का ये भी एक बेनिफिट है कि हम इसकी अपनी जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसकी पोजीशन को या उसकी अपीयरेंस को भी अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। जैसे ये अभी टेक्स्ट मैंने आपको ऊपर करके भी दिखा दी है और लेयर चेंज करने की वजह से बॉक्स भी ऊपर करके दिखा दी है। ये दोबारा मैं आपको देखें, हमने लेयर टेक्स्ट की लेयर जो है वो ऊपर की है, तो अब देखें दोबारा से हमें टेक्स्ट जो है वो बॉक्स के ऊपर शो हो रहा है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि हम जो लेयर्स क्रिएट करते हैं हम उन्हें रीनेम भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का नाम भी दे सकते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये लेयर हमने किस चीज़ की बनाई हुई थी। तो उसके लिए हम लेयर के नाम पर जो डबल क्लिक करेंगे तो देखें उसने हमें ऑप्शन दे दी है रीनेम की। हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी का नाम लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि बाद में हमें लेयर्स एडिट करने में आसानी हो। मतलब ये भी इस्तेमाल होता है कि अगर आप कोई ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं जिसमें आप बहुत से इमेजेस या ऑब्जेक्ट्स ऐड कर लेते हैं तो ऑब्वियसली उसकी लेयर्स भी बहुत ज़्यादा बन जाएंगी। तो ऐसे में आप अपनी लेयर्स को सर्च करने के लिए यहाँ पर ये एक ऑप्शन दी हुई है, देखें यहाँ पर नेम पर आप क्लिक करेंगे तो ये बाय नेम, क्योंकि हमने लेयर्स सेव की होती हैं, तो देखें अभी हमने एक लेयर जो क्रिएट की थी ब्लैक बॉक्स के नाम से, वो नीचे शो होने लग गई है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लेयर्स हों उन्हें सर्च करने में भी आसानी रहती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी कोई लेयर बनाएं उसका नाम भी अपनी मर्ज़ी से रख लें ताकि दोबारा उसे फाइंड करने में और उस लेयर को एडिट करने में आपके लिए आसानी हो। आपको याद रहे कि ये जो आपने लेयर बनाई थी ये किस मकसद के लिए बनाई थी या इसमें आपने किस चीज़ को स्टोर करवाया हुआ है, ताकि आपको एडिट करने में आसानी हो। अच्छा, तो हमने लेयर को रीनेम किस तरह करना है वो मैंने आपको बता दिया है, उसे सर्च किस तरह करना है वो भी मैंने आपको सिखा दी है। तो ये नेक्स्ट ऑप्शन ये हमारे पास ये देखें टैब है, इन्हें ब्लेंडिंग मोड्स कहते हैं। और इसे समझने के लिए हम कुछ इमेजेस डाउनलोड कर देते हैं ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। पहले जो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो भी हमने ऐड किए हैं इसे डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने के लिए देखें हम लेयर को ड्रैग करके ये डिलीट की एक डस्टबिन ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से डिलीट कर देगा। अब हम अपने ब्राउज़र की तरफ चलते हैं, ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और यहाँ से कुछ इमेजेस जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, ये एक वेबसाइट है unsplash.com के नाम से, यहाँ से आप फ्री HD इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई 2 इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ।
अच्छा, दोनों इमेजेस जो हैं हमारी डाउनलोड हो चुकी हैं और अब हम इन दोनों इमेजेस को अपने वर्क स्पेस में एडजस्ट करते हैं जो फ़ोटोशॉप पर है। ये हमारी वर्क स्पेस है और यहाँ पर हम इसे एडजस्ट करेंगे इसके साइज़ को। जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि हम इसको एडजस्ट करने के लिए आल्ट और शिफ्ट को दबाएंगे और इसकी किसी भी नोड को हम ड्रैग करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगी, हम अपनी मर्ज़ी से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने जो इमेज है उसके साइज़ को एडजस्ट कर दिया और ये देखें उसकी लेयर भी वहाँ पर ऐड हो गई है ऑटोमेटिकली। और ये अब हम अपनी दूसरी इमेज को भी ले आएंगे और उसको भी एडजस्ट कर लेंगे। आल्ट और शिफ्ट को दबाएंगे और इसकी एक नोड को ये देखें इक्वली इसका साइज़ जो है, और आप फिर इसे एंटर कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद इसे एंटर करेंगे तो ये उसी साइज़ में सेव हो जाएगी वहाँ। तो अब ये मैं आपको लेके चलता हूँ ब्लेंडिंग मोड्स की तरफ। इसमें मुख्तलिफ जो हमारे पास मोड्स हैं ये डिपेंड करता है आपकी पिक्चर पर, मतलब ये जो मोड्स हैं ये किसी कलर को डिसेबल कर देंगे, किसी को इनेबल कर देंगे। तो ये आपके पिक्चर कलर्स पर भी बहुत डिपेंड करता है कि ये आपकी ऊपर वाली जो लेयर है और उसका नीचे वाली लेयर के साथ जो भी कलर कॉम्बिनेशन है ये उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ये देखें यहाँ से हमने ये चेंज किया है तो ये दोनों इमेजेस का आपस में जो एक ताल्लुक़ है ये उसके कलर्स पर इफ़ेक्ट हो रहा है। ये दोनों इमेजेस आपको इसमें नज़र आ रही होंगी, ये देखें। तो यहाँ आप ख़ुद भी इसको ज़रा चेक कर सकते हैं और ये हर इमेज पर जो है वो डिफरेंटली आपको रिज़ल्ट शो करेगा, क्योंकि हर जो इमेज है उसके कलर्स हमारे पास डिफरेंट होते हैं। तो ये कलर्स के मुताबिक जो है ये वेरी करता रहेगा। अब मैं इसे जो है दोबारा से नॉर्मल कर देता हूँ। ये हमारे पास उसी हालत में आ गई। अब ये हमारे पास ओपेसिटी है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है। इसको ये देखें, इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम हो जाएगी। जो लेयर हमने सिलेक्ट की होगी उसकी ओपेसिटी यहाँ से हम कम कर सकते हैं तो ये ज़रा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ये हमारे पास ये साथ फिल का ऑप्शन भी शो हो रहा है। तो ये भी लेयर्स में एक तरह से ओपेसिटी की तरह ही काम करता है। हम इसके थ्रू अपीयरेंस जो है वो इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास लॉक की ऑप्शंस कुछ हैं। यहाँ से अगर हम इसे लॉक ऑल कर देंगे तो हमारी जो सिलेक्टेड लेयर है ये देखें अभी ये मूव कर रही है, और ये जो हमारी सिलेक्टेड लेयर है अगर हम इसे लॉक कर देंगे तो उसके बाद ये देखें ये मूव भी नहीं करेगी। आप इस पर कुछ पेंट भी नहीं कर सकते, इसका साइज़ भी नहीं चेंज कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो ये लॉक से ही रिलेटेड कुछ और भी ऑप्शंस साथ दी गई हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। वो वैसे इतना हमारे काम में इस्तेमाल नहीं होंगी। तो अब ये मैं लेयर जो है ये डिलीट करने लगा हूँ। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ड्रैग करेंगे और हम इसे यहाँ पर ला कर छोड़ देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। इसी तरह न्यू लेयर ऐड करने के लिए नीचे एक ऑप्शन दी होती है ये वाली, इस आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो ये न्यू लेयर ऐड कर देगा। और दोबारा से मैं आपको बता दूं कि हम लेयर को रीनेम करने के लिए उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हम यहाँ से कुछ भी इसका नाम रख लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको हमेशा याद रहे कि इस लेयर पर आपने क्या वर्किंग की है और ये किस से रिलेटेड लेयर है। तो ये हमने एक न्यू लेयर जो है वो अभी ऐड की है। तो ये अभी ब्लैंक है, तो मैं आपको इस पर कुछ पेंट करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये क्योंकि ब्लैंक लेयर है तो ये अभी मैंने इस पर कुछ पेंट किया है। तो अब ये जो हम पेंट कर रहे हैं ये याद रहे ये जो पेंट है ये न्यू लेयर पर, जो ब्लैंक लेयर अभी हमने बनाई थी ये वाली, इस पर पेंट हुआ है, नीचे वाली इमेज पर नहीं हो रहा। तो ये फ़ायदा होता है। ये देखें कि हम सेपरेटली इसे मूव भी कर सकते हैं। ये ब्लैंक लेयर पर एक्चुअली हमने पेंट किया है, ये पीछे वाली इमेज वैसे की वैसे ही है। तो ये फ़ायदा होता है लेयर्स का कि आप अपनी पिछली इमेज को या पहले वाली लेयर को एडिट किए बगैर उसमें कुछ न्यू लेयर ऐड करके आप उसमें कुछ एडिट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग लेयर को की एक न्यू लेयर या कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप इसे ड्रैग करके इस आइकन पर ले आएंगे जहाँ से आप न्यू लेयर बनाते हैं। तो ये देखें आपके पास एक और एज इट इज़ लेयर बन जाएगी। तो ये लेयर्स का जो बेसिक यूज़ था या जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आई होगी। इस सेशन में हमने सिर्फ लेयर्स को ही डिस्कस करना था।